Good morning, everyone. The topic that we are going to study today is Competition Act 2002. Competition Act 2002 में क्या है, ये जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि competition का मतलब क्या है. What do you mean by competition? Competition अगर general sense में हम बात करें तो जब से हमारा दिन शुरू होता है till the end we face competition in one way or the other. हम रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, सामने वाली बाइक को ओवरटेक करना है, क्या है? कंपटीशन. क्लास में स्टडी कर रहे हैं, the other person has completed the whole subject, हमारा तो अभी एक चैप्टर भी नहीं शुरू हुआ है, तो ये क्या है? कंपटीशन है. कंपटीशन इज सिंपली अ फाइट टू विन. हम किससे लड़ते हैं या राइवलरी होती है, फाइट होती है विद द पर्सन हु इज डूइंग द सेम वर्क. जो सेम चीज कर रहा है उससे हम फाइट करते हैं टू विन. अब ये फाइट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. कंपटीशन को सस्टेन करने के लिए या कंपटीशन में विन करने के लिए वी हैव टू ऑप्शंस. One is the fair means and other is the unfair means. Fair means कैसे? Let's take an example. हमको अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं. उसमें क्या कर सकते हैं हम? स्टडी हार्ड 10 आवर्स 12 आवर्स, बहुत मेहनत से पढ़ाई की, इम्पोर्टेंट नोट्स, ऑल द मटेरियल अवेलेबल, सब पढ़ के गए एग्जामिनेशन हॉल में. क्या हुआ? अच्छे से आंसर कॉपी भर के आए, रिजल्ट आया, क्लियर कर लिए हमने एग्जाम्स और इतने अच्छे मार्क्स से किए. जितने हमारे फ्रेंड्स थे, जितने हमारे कॉम्पिटिटर्स थे, उन सबको हमने क्या किया? हरा दिया. तो हमने कंपटीशन सस्टेन कर लिया बाय फेयर मीन्स. व्हाट कैन बी द अनफेयर मीन्स? कुछ भी पढ़ाई करके नहीं गए, ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में चले गए, सामने जो खूबसूरत सी लड़की बैठी है उसको मत देखो, उसकी कॉपी में देखो. जो भी लिखा हमने अपनी आंसर कॉपी पे कॉपी कर लिया, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से करके अच्छे से आंसर शीट भराए और उसके बाद क्या किया? सबमिट कर दिया. रिजल्ट आया, अगेन हमने एग्जाम्स अपने क्लियर कर दिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा दिया बाय अनफेयर मीन्स. तो हमने कंपटीशन तो सस्टेन किया इन बोथ द वेज, बट एक बार फेयर मीन्स से, एक बार अनफेयर मीन्स से. अब आते हैं, ये तो हमने जनरल सेंस में बात की. कंपटीशन जो हमारे लिए रेलेवेंट है, दैट इज कंपटीशन इन मार्केट. मार्केट में कंपटीशन क्या होता है? मार्केट में कंपटीशन इज सिंपली द इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन मार्केट प्लेयर्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. मार्केट प्लेयर्स यहाँ पे कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, सेलर्स हो गए, ऑल दीज आर मार्केट प्लेयर्स. और ये लोग क्या कर रहे हैं? दे आर हैविंग एन इकोनॉमिक राइवलरी. व्हाई इकोनॉमिक राइवलरी? बिकॉज इट्स नॉट अ बैटल ग्राउंड फाइट. इकोनॉमिक राइवलरी मतलब क्या है? हमारे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड जो फाइट है बिटवीन द मार्केट प्लेयर्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. जैसे मोबाइल ब्रांड्स हैं आजकल, बहुत सारे मोबाइल ब्रांड्स हो गए हैं. सैमसंग है, नोकिया है, HTC है, माइक्रोमैक्स है, इतने सारे ब्रांड्स हैं और ये सब क्या कर रहे हैं? ये अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कस्टमर्स को कि अगर कोई मार्केट में निकला है 10,000 के रेंज का मोबाइल लेने, तो वो क्या करे? हमसे ही ले. मतलब सैमसंग का ही ले या नोकिया का ही ले. अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं. किस लिए? टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. जैसे हमने इधर पढ़ा था, वैसे ही इन मोबाइल ब्रांड्स या इन जनरल जो मार्केट प्लेयर्स हैं उनके पास भी क्या ऑप्शंस होते हैं? दो ऑप्शंस होते हैं. एक होते हैं फेयर मीन्स और एक होता है अनफेयर मीन्स. फेयर मीन्स की अगर हम बात करें तो मार्केट के कंपटीशन में व्हाट कैन बी द फेयर मीन्स? इट मे बी इनोवेशन, क्वालिटी improvisation. There can be many others. Innovation, quality improvisation, cost effective. Innovation मतलब क्या?
जैसे कुछ ना कुछ हमने मोबाइल्स में नए फीचर्स ऐड कर दिए और मे बी उसके लुक्स में कुछ चेंज कर दिए, उसको अट्रैक्टिव बना दिया, तो इससे क्या होगा, जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो अट्रैक्ट होंगे और बाय फेयर मींस ये मार्केट प्लेयर्स कंपटीशन को सस्टेन कर पाएंगे। लाइकवाइज क्वालिटी इंप्रूव कर दो और अच्छी क्वालिटी इंप्रूव करो, कुछ इंपोर्ट करो नई टेक्नोलॉजीज, अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दो, कॉस्ट इफेक्टिव बना दो प्रोडक्ट को, तो ये सारे क्या हैं, बाय फेयर मींस हैं फॉर सस्टेनिंग इन द मार्केट, फॉर सस्टेनिंग कॉम्पिटिशन। Market players may adopt fair means or unfair means for sustaining competition in market. What can be the unfair means? Unfair means के ऐसे ही कुछ general examples लेते हैं, predatory pricing, tight selling, abuse of dominant position. Again, there can be many others. हमने कुछ noted ones लिए हैं. Predatory pricing, tight selling, abuse of dominant position, ये सारे बहुत heavy से terms लग रहे हैं ना, difficult to understand. एक एक करके सुनते हैं. Predatory pricing का simple सा meaning है selling below cost. अब कोई cost के नीचे अगर बेचेगा तो उसको profit कैसे होगा, और वो कैसे कोई competition sustain कर पाएगा, वो तो खुद ही loss में चला जाएगा, right? ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे पास 5 शॉपकीपर्स हैं और 4 शॉपकीपर्स आउट ऑफ दोज 5 शॉपकीपर्स, जो 4 शॉपकीपर्स हैं वो सेम प्रोडक्ट आपको सप्लाई कर रहे हैं 50 रुपीज में, ठीक है, 4 शॉपकीपर्स सेम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं 50 रुपीज में, और जो 5th शॉपकीपर है वो वही प्रोडक्ट आपको दे रहा है 40 रुपीज में, तो आप क्या करोगे, उसी से लोगे, 40 रुपीज, हमारे 10 रुपीज बच रहे हैं, तो ऐसे ही क्या करेंगे, सारे कस्टमर्स अगर उसी से ले लें तो बाकी जो 4 कॉम्पिटिटर्स थे, बाकी जो 4 शॉपकीपर्स थे, वो तो क्या हो गए, धीरे धीरे मार्केट से एलिमिनेट हो गए। तो इससे क्या हुआ, जो एक 5th शॉपकीपर था उसकी मोनोपोली बन गई, वो एक सिंगल सप्लायर हो गया। तो अब सिंगल सप्लायर अगर हो गया तब वो कितना भी प्राइसेस बढ़ा दे, फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग मतलब सेलिंग बिलो कॉस्ट टू रूल आउट कॉम्पिटिटर्स, ये एक अनफेयर मीन्स है कॉम्पिटिशन सस्टेन करने का, ठीक है। सेलिंग बिलो कॉस्ट हमेशा गलत हो ऐसा नहीं है, कब ये सही हो सकता है, अभी तो हमने बोला कि ये गलत है, अनफेयर मीन्स है, तो ये सही कैसे है। बहुत बार हमने सुना होगा कि क्लियरेंस सेल होती है, 90% ऑफ, 80% ऑफ, क्यों वो देते हैं, माइनर सा डिफेक्ट होता है कहीं और वो हमें मिल जाता है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, तो क्या करेंगे, वो कंपनीज का वो अनफेयर मीन्स नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज ये तो जस्टिफाइड है, हमारे प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट हो गया तो कौन कॉस्ट पे या प्रॉफिट पे लेगा, तो हमें बिलो कॉस्ट सेल करना पड़ा, तो दैट इज फाइन। पर अगर आप बिलो कॉस्ट सेल कर रहे हो टू रूल आउट द कॉम्पिटिटर्स, वो प्रेडेटरी प्राइसिंग इज एन अनफेयर मीन्स टू sustain competition. The second one is tight selling. ये सब provisions हम फिर से पढ़ेंगे। Tight selling जैसे नाम सजेस्ट करता है किसी को बांधना, टाई करना मतलब क्या होता है, किसी को बांधना। तो हमने अपने सप्लायर को बांध दिया कि अगर आपको गुड्स सेल करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुड्स सेल करने पड़ेंगे, आप और किसी के प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। तो ये क्या हो गया, ये तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक तरह से, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द अदर पर्सन, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग अ सप्लायर कि वो और किसी के प्रोडक्ट्स में डील नहीं करेगा। अब इसमें हम ऐसे जो एक्सक्लूसिव शोरूम्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे वुडलैंड का शोरूम है तो वहाँ पे वुडलैंड का ही प्रोडक्ट मिलेगा ना, वहाँ पे अगर प्यूमा का प्रोडक्ट लेने चाहोगे तो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव शोरूम है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज शोरूम्स या एक्सक्लूसिव जो डीलर्स होते हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि अगर कोई सप्लायर है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये हम अनफेयर मीन्स अडॉप्ट कर रहे हैं टू सस्टेन कॉम्पिटिशन। द थर्ड वन इज एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन। डोमिनेंट पोजिशन मतलब क्या होता है, पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, पोजिशन ऑफ होल्ड, हमारा होल्ड होता है, हमारे पास स्ट्रेंथ होती है, ठीक है,
हम जैसे जनरली भी बात करते हैं बहुत डोमिनेंट पर्सन है, मतलब क्या है, उसके पास बहुत स्ट्रेंथ है, उसके पास बहुत होल्ड है, बहुत पावर है। अगर हम अपनी पावर का गलत फायदा उठाएं, एब्यूज करें, एब्यूज ऑफ जो पोजीशन हमारे पास है हम उसका गलत फायदा उठाएं, तो दैट इज एन अनफेयर मीन्स टू सस्टेन कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो हमने बहुत सारे मीन्स पढ़े कि फेयर मीन्स हो सकते हैं, अनफेयर मीन्स हो सकते हैं। कमिंग बैक, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वाज इनैक्टेड। इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, या ये एक्ट क्यों लाई गई, इसको प्रमोट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए। मतलब अच्छा एक बात बताओ, अब इतने सारे फेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स, कंपटीशन को ही हटा दें, बात ही खत्म हो जाएगी। कंपटीशन की जरूरत ही क्या है? फेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स, इसको प्रमोट करना पड़ेगा, इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, तो कंपटीशन ही हटा देते हैं। कंपटीशन क्यों नहीं हटा सकते? या कंपटीशन एक्ट कंपटीशन को क्यों नहीं हटाने को बोलती है? क्योंकि कंपटीशन इंप्रूव्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या है? अगर हम बात करें कि हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल हो, मतलब आज अगर हमको मोबाइल खरीदना और हमारे पास एक ब्रांड का एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे? हम वही ले लेंगे। हमारे पास ना अच्छी डील्स रहेंगी, ना कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि वो कोई भी प्राइस पे दे, कुछ भी दे, हम तो ले ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे। तो जितने ज़्यादा मार्केट प्लेयर्स होंगे, जितना ज़्यादा आपस में हेल्दी कंपटीशन होगा, उतने एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, उतनी अच्छी कंज्यूमर्स को डील मिल पाएगी। ठीक है, तो कंपटीशन एक्ट 2002 कंपटीशन हटाने को नहीं बोलता है, वो कंपटीशन को प्रमोट करता है, बट हेल्दी कंपटीशन को। ठीक है, तो प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन। Fair means say, of course. The second one being prevent practices having an appreciable adverse effect on competition. कैसी practices? Practices having an appreciable adverse effect on competition. हम बात कर रहे हैं इन unfair means की। appreciable adverse effect मतलब, appreciable मतलब remarkable, और adverse effect मतलब क्या होता है? गलत, गलत प्रभाव पड़ना कंपटीशन पे। तो अगर गलत प्रभाव पड़ रहा है किसी भी प्रैक्टिस का कंपटीशन पे, तो उन प्रैक्टिसेस को रोकने का काम, उन प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने का काम किसका था? कंपटीशन एक्ट 2002। इसीलिए कंपटीशन एक्ट 2002 इनैक्ट की गई है, लाई गई है। उसका ऑब्जेक्टिव, उसका बेसिक पर्पस यही है। थर्ड इज टू प्रोटेक्ट the interest of consumers. Consumers क्या होते हैं ये डिटेल में अभी पढ़ते हैं। To protect the interest of consumers, we also have an act called Consumer Protection Act. वो भी consumers को protect करने के लिए है, वो specifically उसी purpose के लिए है। Competition Act का भी one of the objective is to protect the interest of consumers. उनके हित का काम करना है, वो देखना है कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो उनके हित में ना हो। एंड लास्ट वन बीइंग टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फ्रीडम ऑफ ट्रेड मतलब, ट्रेड क्या होता है? ट्रेडिंग, ट्रेड, कॉमर्स में हम बात करते हैं ट्रेड की, मतलब जो भी बाइंग सेलिंग हो रही है वो क्या हो? फ्रीली हो पाए। ऐसा ना हो कि कोई कॉम्पिटिटर एंट्री नहीं कर सकता, बैरियर टू न्यू एंट्रेंट्स एंड ऑल, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए ट्रेड का, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिसेस जो गलत प्रभाव डाले कंपटीशन पे वो प्रिवेंट करनी चाहिए,
एंड हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करना है, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन। कंपटीशन एक्ट 2002 हमने पढ़ा है, हम तब से पढ़ रहे हैं कंपटीशन एक्ट 2002। या कंपटीशन एक्ट 2002 के पहले कोई भी एक्ट नहीं थी, मतलब कोई कंपटीशन लॉ प्रिवेल ही नहीं करता था कंट्री में। कुछ तो करता होगा, या ऐसे कोई भी आ सकता था, कोई भी कुछ भी कर सकता था? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपटीशन लॉ जो पहला आया था वो 1969 में आया था। The first competition law in India was introduced in 1969 known as MRTP Act. MRTP का full form है Monopolies and Restrictive Trade Practices. MRTP Act, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. This act is traceable to Articles 38 and 39 of the Constitution of India. Just for your information. अब ये एक्ट अगर थी तो कंपटीशन एक्ट लाने की जरूरत क्या थी, और ये एक्ट थी तो इस एक्ट में था क्या? अगर हम इस एक्ट की बात करें, दैट इज MRTP एक्ट, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ये मेनली कहाँ फोकस करती होगी? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। जबकि यहाँ पे हम फ्रीली क्या बात कर रहे हैं? कंपटीशन की। और यहाँ पे क्या बात हो रही है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इस एक्ट की तो ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ये एक्ट पहले कंट्री में हुआ करती थी, अर्लियर 1969 में फर्स्ट टाइम कंपटीशन लॉ जब आया था, दैट वाज नोन एज MRTP एक्ट। ये अब नहीं है, प्रिवेल करता है। MRTP एक्ट स्टैंड्स रिपील जब से कंपटीशन एक्ट 2002 आया है। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? द फर्स्ट एंड द मेजर वन वाज प्रिवेंशन ऑफ concentration of economic power. Second one, prohibition of monopolistic trade practices, जो MRTP एक्ट का नाम सजेस्ट करता है। Prohibition of restrictive trade practices, prohibition of unfair trade practices. This act underwent a lot of amendments, 1974, 1980, 1982, 1984, 86, 91, 91 में बहुत मेजर अमेंडमेंट आया था। But still, इसकी जो स्कीम है that remained the same. MRTP स्कीम की अगर हम बात करें तो ये चारों ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करती थी। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू कॉमन डेट्रीमेंट। कॉमन डेट्रीमेंट मतलब जो कॉमन पीपल हैं उनके डैमेज के लिए नहीं होना चाहिए, जो कॉमन हमारी सोसाइटी है उसके डैमेज के लिए नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर का मतलब क्या है? जनरली जो लीडिंग अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो लार्ज अंडरटेकिंग्स होती हैं, वो एक्सपैंड करती जाती हैं और उनके हाथ में सारी इकोनॉमिक पावर जाती है। जनरल हमने इकोनॉमिक्स में पहले पढ़ा होगा, दैट इज द वाइडनिंग ऑफ गैप बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। मतलब क्या है? जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये है कि कंसंट्रेशन मतलब इकट्ठा होना, एक जगह सारी कंट्री की इकोनॉमिक पावर इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, कुछ फ्यू हैंड्स में नहीं जानी चाहिए। ये इस MRTP एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। इसके लिए इन्होंने किया क्या? ऐसी अंडरटेकिंग्स जिनके पास
साइजेबल शेयर ऑफ मार्केट था। साइजेबल शेयर ऑफ मार्केट मतलब शेयर ऑफ 1/4 और मोर ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन या कह लो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है? 1/4 ऑफ टोटल प्रोडक्शन। क्या मतलब? अगर कंट्री में 100 टन प्रोडक्शन हो रहा है तो 25 टन और मोर एक कोई पर्टिकुलर अंडरटेकिंग अगर कर रही है मैन्युफैक्चर, तो दैट अंडरटेकिंग वाज नोन एज डोमिनेंट अंडरटेकिंग। और ऐसी डोमिनेंट अंडरटेकिंग के पास के एसेट्स अगर 1 करोड़ से ज्यादा हैं तो ये क्या कहलाती थी? MRTP अंडरटेकिंग। MRTP अंडरटेकिंग्स जितनी भी थी उनको अगर एक्सपेंशन करना है तो दे हैड टू ऑब्टेन एन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये अगर ऐसा रूल बनाया गया था तो किस वजह से बनाया गया था? ताकि जो इकोनॉमिक पावर है डजंट गेट कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स। ठीक है। सेकेंड हम आते हैं प्रोहिबिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। When we are talking about monopolistic trade practices, it is important to know what monopoly means. मोनोपोली मतलब क्या है? जो अभी तक हमने पढ़ा है, दैट मीन्स कि अगर कहीं पे भी कोई चीज सिंगल होती है, सिंगल सप्लायर है, सिंगल सेलर है, सिंगल प्रोड्यूसर है, तो वो क्या है? उसकी मोनोपोली है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मान लो सिंगल सप्लायर है या सिंगल सेलर है तो इसके पास क्या होगी? पावर टू डिक्टेट प्राइस। मतलब ये प्राइस को अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकता है, हाई लेस। द पावर टू डिक्टेट प्राइस इज नोन एज मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर क्या होती है? द पावर टू डिक्टेट प्राइस। अगर सिंगल सप्लायर है तो ऑब्वियसली उसके हाथ में ही पावर होगी, वो चाहे तो अपना प्रोडक्ट ज्यादा पे सेल करे, चाहे तो कम पे करे, चाहे तो बहुत ज्यादा पे करे। ठीक है। पर अगर देयर आर फ्यू सप्लायर्स मतलब समझ लो 4 to 5 सप्लायर्स हैं एंड दे स्टिल हैव द पावर टू डिक्टेट प्राइस, मतलब आपस में मिलके फिर भी वो प्राइस को डिक्टेट कर लेते हैं, दैट मीन्स दे स्टिल हैव दैट मोनोपोली पावर। तो भी मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। जरूरी नहीं है कि सिंगल सप्लायर हो तभी मोनोपोली एग्जिस्ट करेगी। अगर मोनोपोली पावर है तो मोनोपोली एग्जिस्ट करेगी। मतलब दे स्टिल हैव द पावर टू डिक्टेट प्राइस, दे स्टिल हैव दिस मोनोपोली पावर, तो मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। इस मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को मतलब अब इसमें होता क्या था कि अनरीजनेबली बहुत हाई प्राइसेस चार्ज किए जाते थे। कोई अगर न्यू एंट्री करना चाहता है मार्केट में तो क्या उसको करने नहीं दिया जाता था, अनरीजनेबली रूल आउट किए जाते थे कॉम्पिटिटर्स। तो ऐसी जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं कि होल्डिंग अ मोनोपोली, अगर हमारी मोनोपोली है तो हम अनरीजनेबली जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं विच इज नॉट फेयर, ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए एक कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, MRTP कमीशन। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी, इट वाज कासी जुडिशियल बॉडी। और ये करती क्या थी? ये इन्वेस्टिगेट करती थी, ये इंक्वायर करती थी ऐसे मैटर्स में एंड यूज्ड टू रिपोर्ट। ऐसे मैटर्स में मतलब मैटर्स रिलेटिंग टू मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्वायर करती थी, इन्वेस्टिगेट करती थी, मतलब तहकीकात करती थी और उसके बाद रिपोर्ट करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते थे? ऑर्डर पास करते थे जैसे ठीक लगता था, एज इट मे डीम फिट। द थर्ड वन, प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? द प्रैक्टिसेस व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्री प्ले ऑफ ट्रेड। एनी प्रैक्टिस व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्री प्ले ऑफ ट्रेड। हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल पढ़ा था टाइट सेलिंग का। टाइट सेलिंग मतलब क्या होता था? किसी को बांधना, किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो वो एक्टिविटी इसी में इंक्लूड होती है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। मतलब आप
किसी तरह रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो कि फ्री ट्रेड ना हो पाए किसी भी एक्टिविटी से। तो ऐसी एक्टिविटीज के लिए अगेन जो हमारी MRTP कमीशन थी वो क्या करती थी, इन्वेस्टिगेट करती थी और खुद ऑर्डर्स पास करती थी। तो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या डिफरेंस हो गया, अदर दैन व्हाट इट्स मीन। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में MRTP कमीशन इंक्वायर करती थी और रिपोर्ट करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में MRTP कमीशन इंक्वायर करती है और खुद ऑर्डर्स पास करती है। Likewise, unfair trade practices में MRTP Commission used to investigate as well as pass orders. Unfair trade practices क्या हैं? बाकी जितनी भी बची जो भी फेयर नहीं हैं, these are all unfair trade practices. जैसे पहले के टाइम्स में ऐसा होता था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नीडी है तो उसको हम मनी लेंड करते थे एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो ये क्या है, अनफेयर है। जस्ट बिकॉज द पर्सन इज नीडी डजंट मीन कि हमको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करने हैं। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल रहते हैं वो हम कर सकते हैं, बट हमें पता है कि द पर्सन इज नीडी तो हम अनफेयर हो जाते हैं। तो ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो MRTP कमीशन थी वो कुछ मैटर्स में इंक्वायरी करती थी, इन्वेस्टिगेट करती थी और जो भी ऑर्डर्स उसको ठीक लगते थे वो पास करती थी या ऑर्डर करती थी उस अंडरटेकिंग को कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, हम बहुत जनरल सी बातें पढ़ रहे हैं MRTP एक्ट के बारे में बिकॉज इट स्टैंड्स रिपील्ड। MRTP कमीशन भी अब नहीं रहा है। MRTP कमीशन की जगह क्या आ गया है, CCI, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो काम पहले MRTP कमीशन करता था अंडर MRTP एक्ट, अब कॉम्पिटिशन कमीशन करेगा अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट। ठीक है, अभी इसके क्या ड्यूटीज हैं ये सब चीजें हम देखेंगे। फिलहाल के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की यही सेम ड्यूटीज हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की यही सेम ड्यूटीज हैं अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं वही कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटीज हैं। उसको क्या करना है, प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एन appreciable adverse effect on competition, protect the interest of consumers and ensure freedom of trade. Coming back to Competition Act 2002, इस एक्ट में 9 चैप्टर्स हैं, ये बुक के चैप्टर्स नहीं हैं। जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में 3 चीजें हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सिर्फ 3 चीजें नहीं हैं, प्रिलिमिनरी प्रोविजंस हैं। शॉर्ट टाइटल मतलब कॉम्पिटिशन, ये जो एक्ट है विल बी नोन एज, ये कहलाएगी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। एक्सटेंट क्या होगा, मतलब कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगी, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई रिपीट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस एक्ट में एक और बात है कि इस एक्ट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है। व्हाट डज इट मीन, कि अगर कहीं इंडिया के बाहर भी कोई ऐसी बात हो रही है या कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है which has an adverse effect on competition in India, तो क्या होगा, ये एक्ट उस पे भी एप्लीकेबल होगी। Although the act is applicable in India only, it extends to whole of India except the state of Jammu and Kashmir, but this act also has an extra territorial jurisdiction. Commencement, जब से नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट आएगा तब से। अब कॉम्पिटिशन एक्ट में सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारे लिए पढ़ना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, और डेफिनेशंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। सबसे पहले सेक्शन 2A में एक्विजिशन है जो हम बाद में पढ़ेंगे।
बिकॉज हमारे लिए रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस करके एक प्रोविजन पढ़ना है जिसमें विल बी नीडेड. The first definition that we are going to study today is agreement. अच्छा, एग्रीमेंट स्टार्ट करने से पहले जैसे हम मोबाइल के लीडिंग ब्रांड्स की बात कर रहे थे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, दे डिसाइडेड कि आज चलो डिनर पे चलते हैं, एंड दे वेंट आउट, आउटिंग की, डिनर किया, और डिनर पे डिसाइड किया कि आजकल मोबाइल के प्राइसेस जो हैं कम हो गए हैं, हमको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो व्हाट डू वी डू, लेट्स इंक्रीज द प्राइसेस. तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही डिसाइड किया और इंक्रीज कर दिया प्राइसेस. तो इससे क्या हुआ, अगर प्राइसेस इंक्रीज कर दिए ऐसे ही, तो क्या वो एग्रीमेंट कहलाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीमेंट और नॉट. कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ, कहीं कोई राइटिंग में कुछ नहीं आया, कहीं कोई साइन नहीं हुआ, हाउ विल इट बी नोन एज एग्रीमेंट. एग्रीमेंट तो नहीं हो सकता फिर. इट विल बी कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट. क्यों एग्रीमेंट कहलाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में डिफाइंड है कि कोई भी अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग या एक्शन इन कॉन्सर्ट, एनी अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग or action in concert, whether formal or informal, whether in writing or oral, whether enforceable, whether intended to be enforced or not, ये सब चीज़ें एग्रीमेंट में कवर होंगी. एनी अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन, व्यवस्था, समझ, कार्य, कोई भी इन कॉन्सर्ट, इन कॉन्सर्ट मतलब इन हार्मनी, टुगेदर, एक मत होके, इन लोगों ने क्या किया, एक साथ, दे टुगेदर इंक्रीज द प्राइसेस. एक साथ होके अगर कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी प्लान कर रहे हो, कुछ भी कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्शन ले रहे हो, इन कॉन्सर्ट, एक साथ होके, टुगेदर, whether it's formal or informal, whether it's in writing or oral, whether enforceable by law or not, it will be called as an agreement. तो अगर intended नहीं भी enforceable by law तो भी क्या होगा, agreement कहलाएगा. Enforceable by law मतलब capable of being given force to. सेकेंड डेफिनेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कार्टेल. कार्टेल कभी पहले सुना है, नहीं सुना है. CARTEL, कार्टेल. कार्टेल मतलब होता है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. एसोसिएशन मतलब ग्रुप, समझ लो, ग्रुप ऑफ पीपल. कैसा पर्सन्स, सेलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, जो कि क्या करते हैं, हु बाय एग्रीमेंट. कैसे, बाय एग्रीमेंट, ऐसे ही नहीं, बाय एग्रीमेंट, जो हमने एग्रीमेंट पढ़ा था, बाय एग्रीमेंट लिमिट और कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल क्या चीजें, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन या सेल या प्राइस, इन ट्रेड ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. हम गुड्स सर्विसेज दोनों की बात करते हैं कंपटीशन में, तो यहाँ पे भी दोनों की ही बात हो रही है. कार्टेल मतलब अ ग्रुप, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु बाय एग्रीमेंट लिमिट, कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल. लिमिट करना मतलब अगेन कुछ रिस्ट्रिक्ट करना कि नहीं, ये अगर सप्लाई हो रहा है तो ये इतना ही सप्लाई होगा. जैसे बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि वेंडर्स क्या करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ ओनियंस, प्याज, क्या हो रहा था बीच में कि वो क्या करते थे, सप्लाई को लिमिट कर देते थे कि नहीं इतना ही सप्लाई होगा, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होता था, इन्फ्लेशन जो आता था, ओनियन के प्राइसेस हाई हो गए. तो हु बाय एग्रीमेंट लिमिट कंट्रोल. कंट्रोल मतलब क्या होता है, कम ज्यादा कुछ भी, हमारे हाथ में पावर आ जाती है, कंट्रोलिंग.
अटेम्प्ट टू कंट्रोल, अटेम्प्ट करना भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने वो चीज कर ली हो, आपने अटेम्प्ट किया है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स कौन से, सेलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, who by agreement limit, control or attempt to control production, distribution, sale या prices in case of trade of goods या provision of services। तो ऐसे एसोसिएशन को, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्टेल। क्या ये सही है या गलत है? क्या ऐसा होना चाहिए कि कुछ लोग मिल गए और वो मिल के क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, एग्रीमेंट बना लिया सबने ओरली रिटन कैसे भी, और वो कंट्रोल कर रहे हैं प्रोडक्शन को कि इतना ही प्रोडक्शन होगा। तो क्या ये सही है? क्या ये हेल्दी कंपटीशन जो ऑब्जेक्टिव था कि कंपटीशन प्रमोट करना चाहिए, हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो ऐसे फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स को प्रोहिबिट करती है। अगर मान लो बहुत हेल्दी कंपटीशन होगा तो क्या कार्टेल बनाना मुश्किल होगा, या अगर कंपटीशन वीक होगा तो कार्टेल बनाना मुश्किल होगा? कंपटीशन अगर बहुत हेल्दी होगा तो कार्टेल बनाना मुश्किल होगा। अगर कंपटीशन है ही नहीं, जो हमने मोनोपोलिस्टिक में पढ़ा था कि 4-5 सप्लायर्स है तो क्या करेंगे, आपस में मिलकर बना ही लेंगे कार्टेल। तो अगर बहुत हेल्दी कंपटीशन है तो कार्टेल्स का फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मुश्किल हो जाता है। जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था, थर्ड वन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। आओ देखते हैं कि कंज्यूमर्स का मतलब क्या है। कंज्यूमर्स अंडर कंपटीशन एक्ट 2002, कंज्यूमर्स की हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। बुक में बहुत ही बड़ी सी डेफिनेशन है, उसको देख के घबराना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। कंज्यूमर्स में सबसे पहले तो द वन हु बाइज गुड्स फॉर अ कंसीडरेशन। पहले इतना ही समझो, हु बाइज गुड्स फॉर अ कंसीडरेशन। मान लो मार्केट में कहीं जा रहे थे, वहां कहीं कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी चल रही थी एंड वी गॉट फ्री सैंपल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। हमको फ्री सैंपल्स मिले, हमने यूज किया, वो कुछ डिफेक्टिव निकले, तो क्या हम एज अ कंज्यूमर क्लेम कर सकते हैं अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट? नो, वी कैन नॉट। क्यों? क्योंकि वो फ्री सैंपल्स थे और कंसीडरेशन का एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं था। कंसीडरेशन मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होना चाहिए, यू हैव टू पे समथिंग, यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। तो अगर कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो यू आर नॉट अ कंज्यूमर अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो गुड्स खरीदते हैं फॉर अ कंसीडरेशन। कंज्यूमर्स वो भी होते हैं जो हायर करते हैं या अवेल्स ऑफ एनी सर्विस फॉर अ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के लिए डेफिनेशन में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि कंसीडरेशन कैसा हो सकता है। इट मे बी पेड, इट मे बी पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस्ड, इट मे बी डिफर्ड पेड। डिफर्ड पेड या डिफर्ड पेमेंट क्या होती है? थोड़ी डिलेड पेमेंट। तो कैसे भी हो सकता है कंसीडरेशन, जरूरी नहीं है कि इन कैश उसी वक्त हो जाए, क्रेडिट पे भी हो सकता है, पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है, प्रॉमिस्ड हो सकता है, बट कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन अगर नहीं है तो यू आर नॉट अ कंज्यूमर। लाइकवाइज हम सर्विसेज के केस में बात करते हैं। इसमें एक और बात है, एक तो हमने गुड्स खरीदे थे, ठीक है, एक तो पर्सन जिसने गुड्स खरीदे वो कंज्यूमर हो गया। द अदर थिंग, जो यूज करता है गुड्स विद द परमिशन, मतलब क्या हो गया? कंज्यूमर कौन, और कौन कंज्यूमर हो सकता है?
who uses the goods with the permission of person who has purchased it. Supposedly आपके फादर गए मोबाइल स्टोर पे एंड एक बहुत सुंदर सा मोबाइल आपके लिए खरीद के ले आए, ठीक है, तो आपके फादर ने खरीदा मोबाइल, तो वो कंज्यूमर हुए? यस। आपको उन्होंने गिफ्ट कर दिया, मतलब आप यूज कर रहे हो किसकी परमिशन से? अपने फादर की परमिशन से, तो क्या आप कंज्यूमर हुए? यस। तो दो लोग कंज्यूमर हो सकते हैं, एक तो जो गुड्स खरीदता है फॉर अ कंसीडरेशन, और सेकंड जो उस गुड्स को यूज करता है परमिशन के साथ, विद द परमिशन ऑफ द पर्सन हु हैज परचेज्ड इट। वैसे ही सर्विसेज के केस में भी होता है, बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस, जो भी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस रहेगा, मान लो सर्विस कोई और यूज कर रहा है, उसका बेनिफिट किसी और को मिल रहा है, बट विद द परमिशन ऑफ द पर्सन हु हैज हायर्ड द सर्विस, तो वो भी कंज्यूमर कहलाएगा। कंज्यूमर की डेफिनेशन में एक और चीज है, वेदर सच गुड्स और सर्विसेज इज फॉर any commercial purpose or personal. This point is important to note, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर कमर्शियल पर्पस के लिए हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो वी आर नॉट अ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर कमर्शियल पर्पस के लिए, अगर कमर्शियल यूज के लिए, अगर रीसेल के लिए हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हम कंज्यूमर नहीं कहलाते हैं। पर कंपटीशन एक्ट 2002 में इट इज इमटेरियल वेदर द प्रोडक्ट इज परचेज्ड फॉर कमर्शियल यूज और फॉर ओन कंजम्पशन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मेजर सा डिफरेंस है, गुड सर्विसेज दोनों पे एप्लीकेबल होता है कि अगर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है या पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, यू विल स्टिल बी अ कंज्यूमर अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो यू आर नॉट अ कंज्यूमर। अगर मान लो हम फ्री आई चेकअप कैंप्स जो नहीं लगते हैं, यहाँ पे फ्री आई चेकअप्स होते हैं, वहाँ गए आई साइट अपनी चेक कराने और वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपकी आई साइट तो एकदम परफेक्ट है, ठीक है, तो हम आ गए, 2 महीने बाद बहुत ज़्यादा लगने लगा, विजन प्रॉब्लम, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर से चेक कराने गए एंड वी गॉट टू नो कि हमारी आई साइट तो बहुत टाइम से बहुत वीक हो रही है। तो हमने क्या किया, वो कैंप में गए वापस, उनको बोला कि आपने कैसे आई साइट चेक की थी, हम कंज्यूमर हैं अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट और ये तो बहुत ही गलत हुआ है एज अ कंज्यूमर हमारे साथ। तो वो क्या बोलेगा, आप कंज्यूमर नहीं हो। क्यों नहीं हो? फ्री चेकअप था, वो फ्री आई चेकअप था, उसमें कोई भी कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं था। अब छोटी छोटी कुछ और डेफिनेशंस हैं, दैट इज चेयरपर्सन, कमीशन। चेयरपर्सन क्या हो गया? अच्छा, पहले कमीशन क्या हो गई? अभी हमने एक कमीशन का नाम लिया था, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो एमआरटीपी कमीशन हट गई थी और कॉम्पिटिशन कमीशन आ गई थी अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट, तो कमीशन का मतलब ही कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट स्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। चेयरपर्सन क्या होगा? चेयरपर्सन इस कमीशन का जो चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ कमीशन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। तो चेयरपर्सन, कमीशन, ये दोनों सीसीआई की ही पार्ट है, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। एक है मेंबर। मेंबर मतलब क्या होगा? इस कमीशन का मेंबर, मेंबर में एक चीज लिखना, इंक्लूड्स चेयरपर्सन। इस कमीशन का मेंबर बट इंक्लूड्स चेयरपर्सन। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, दैट इज एंटरप्राइज।
enterprise means a person or department of government. Oh wow. हर जगह क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तो एग्जेम्प्ट होते हैं, किसी में कवर ही नहीं होते हैं, उनके लिए तो सारे लॉज क्या होते हैं, माफी. Enterprise means a person or department of government who or which is engaged in any activity relating to production या control of goods, investment या business of एक्वायरिंग या होल्डिंग, अंडरराइटिंग, ये सब चीज़ें इसी में इंक्लूड हो जाती हैं. वेदर सब्सिडरी सेम प्लेस पे लोकेटेड हो या कहीं और लोकेटेड हो. मतलब क्या है, एंटरप्राइज मीन्स कोई भी पर्सन या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में भी दो चीज़ें हैं. अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सोवरेन फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, सोवरेन फंक्शंस मतलब क्या होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए जैसे जो रहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, जैसे इंडियन पोस्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. सोवरेन फंक्शंस अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो उसमें एंटरप्राइज की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा. जो नॉन सोवरेन फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज, वो इसकी डेफिनेशन में कवर होगा. सोवरेन फंक्शंस में हम एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, स्पेस, इनसे रिलेटेड भी जो एक्टिविटीज होती हैं वो नहीं आएंगी. तो एनी पर्सन और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट who or which is engaged in any activity. अगर हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोफेशन ये इंक्लूड होता है, प्रोफेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ये इंक्लूड होता है एक्टिविटी में. I repeat, enterprise means any person or department of government. Department of government में sovereign functions वाले include नहीं होंगे, non sovereign functions वाले include होंगे. Who or which is engaged in any activity. मतलब कोई भी एक्टिविटी में engaged है relating to प्रोडक्शन हो गया, कंट्रोल ऑफ गुड्स हो गया, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या आर्टिकल से जितने भी रिलेटेड हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट, या फिर बिजनेस ऑफ एक्वायरिंग, होल्डिंग, अंडरराइटिंग, डीलिंग विद शेयर्स एंड डिबेंचर्स. शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज, और whether such unit or division or subsidiary is located at the same place where the enterprise is located or at different places. ये किसके लिए लिखा हुआ है? द बिजनेस ऑफ एक्वायरिंग. अगर हमने एक्वायर किया है, मान लो कोई सब्सिडरी एक्वायर की है या कोई यूनिट या कोई डिविजन एक्वायर किया है, कुछ भी किया है, वो इसी में डील कर रहा है. बिजनेस ऑफ एक्वायरिंग, होल्डिंग और अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स. तो वो यूनिट वहीं पे लोकेटेड हो जहाँ पे एंटरप्राइज लोकेटेड है या कहीं और हो, दैट इज इमटेरियल, वो मैटर नहीं करता है. एंटरप्राइज क्या होगी? कोई भी पर्सन या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो नॉन सोवरेन फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जो कि एंगेज्ड हो प्रोडक्शन में, आर्टिकल्स के, प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, control of goods or articles or provision of services of any kind, investment में या business of acquiring, holding, underwriting or dealing with shares, whether such unit or division or subsidiary is located at the same place or at any other place जहाँ पे enterprise located है.
उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं गुड्स। बहुत जगह गुड्स पढ़ लिया कंपटीशन एक्ट में। गुड्स का मतलब क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो गुड्स डिफाइंड है एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीज़ है, बट 3 चीज़ें और इंक्लूडेड हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो डिफाइंड है वही चीज़ें हैं एंड इंक्लूड्स गुड्स defined in Sale of Goods Act and includes, क्या 3 चीजें इंक्लूडेड हैं? प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, प्रोसेस्ड और माइंड। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, प्रोसेस्ड और माइंड। मैन्युफैक्चर्ड मतलब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग इज बनाना, तो बने हुए प्रोडक्ट्स। प्रोसेस्ड मतलब कुछ भी प्रोसेस लगा के उसको चेंज किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। और माइंड मतलब जो डिगिंग करके कोल मिनरल्स ये सब निकाला जाता है। डिबेंचर, स्टॉक्स एंड शेयर्स। डिबेंचर्स आएंगे एंड शेयर्स एंड स्टॉक। Shares and stock after allotment. Before allotment, they are not included in the definition of goods. Allotment is clear, right? Shares and stock after allotment. ये goods की definition में under Competition Act include हो जाते हैं. And अगर हम goods के supply की relation में बात कर रहे हैं, in relation to goods supplied, जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं, गुड्स इंपोर्टेड टू इंडिया, जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं इन रिलेशन टू द गुड्स सप्लाइड। अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे गुड्स जो हम इंपोर्ट करते हैं वो गुड्स भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है रेलेवेंट मार्केट का, विच इज इम्पॉर्टेंट। 3 चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। एक हो गया रेलेवेंट मार्केट, एक है रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट और एक है रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। ये सब हम वैसे डेफिनेशंस ही पढ़ रहे हैं। रेलेवेंट मार्केट, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट एंड रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट की। रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट मतलब ऐसा मार्केट और अ मार्केट कंप्राइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इट्स सब्स्टिट्यूट्स। मतलब जितने भी सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स हैं वो क्या होंगे, जिनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम ये यूज कर सकते हैं, या अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, उसका इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट वो यूज कर लेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट को अगर कंप्राइज करके बोले तो एक ऐसा मार्केट विच कंप्राइजेस of all the products or services which are regarded as interchangeable or substitutable by the consumers by reasons of characteristics of products or services, their prices and intended use। इसका मतलब क्या है, या तो उनकी प्राइस की वजह से कि सेम हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जा रहा है, जो हमारा इंटेंडेड यूज है वो इससे भी हो जा रहा है, उससे भी हो जा रहा है, एंड द प्राइसेस आर ऑलमोस्ट दी सेम। या प्राइसेस अगर बढ़ गए तो हम यूज कर सकते हैं, एक का बढ़ा एक का नहीं बढ़ा, या स्लाइट वेरिएशन है तो हम यूज कर सकते हैं, वी कैन स्विच टू द अदर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल बटर यूज होता है जनरली केक्स बनाने में। अगर बटर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे तो फिर सबके ही हो जाएंगे, कंपेरेटिवली थोड़े से हाई हो हमारे बटर के प्रोडक्ट्स तो क्या करेंगे, और लॉन्ग रन के लिए हो, दैट मीन्स नॉन ट्रांजिटरी हो। ऐसा नहीं कि आज हुए कल नीचे हो गए फिर से। अगर एक दिन के लिए प्राइस राइज होगा तो क्या करेगा,
जो भी यूज़र रहेगा वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। मान लो अगर मुझे बटर की नीड है तो मैं क्या करूँगी, अगर 50 रुपीज़ का मुझे बटर मिल रहा है, डेली मेरा कंजम्पशन जो है वो 50 रुपीज़ का बटर मुझे मिल रहा है केक बनाने में, और एक दिन वो क्या हो गया 70 का हो गया, तो मैं बोलूँगी चलो आज तो ले ही लेते हैं। तो एक दिन क्या किया हमने, उसको ले लिया, फिर नेक्स्ट डे पता चला तो भी 70 का। ऐसे अगर कंसिस्टेंट रहे वो प्राइस राइज, मतलब नॉन ट्रांजिटरी रहे, तो क्या करेंगे, तो हम सोचेंगे अब इसकी जगह कुछ और यूज करना पड़ेगा। बटर का एक रिप्लेसमेंट होता है मार्गरीन, वेजिटेबल्स ऑयल से बनता है। तो क्या कर सकते हैं हम, यूज कर सकते हैं इसको केक बनाने में। तो ये और बटर ये सब क्या हो गए, एक ही मार्केट में आए, एक ही प्रोडक्ट मार्केट में आए, बिकॉज दे आर इंटरचेंजेबल, बिकॉज ये एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। ठीक है, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट की अगर बात करें तो ये क्या होता है, मीन्स अ मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया in which the conditions of competition for supply of goods or provision of services or demand of service are distinctly homogeneous. होमोजेनस मतलब क्या होता है, एक जैसी, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेशन में एक जैसी, डिस्टिंक्टली होमोजेनस, कंडीशन ऑफ कंपटीशन relating to supply of goods या supply of services is distinctly homogeneous. अब ज्योग्राफिक मार्केट जो है हमारा वो नेशनल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल, अगर कोई परचेजर्स हैं एक कोई लोकेशन में सेल करते हैं, ये जनरली उन केसेस में भी होता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ सीमेंट वगैरह की कैरी करने की बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, जहाँ सीमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है उससे जो नियर बाय एरियाज होंगे वहाँ पे सीमेंट सस्ता मिलेगा हमें, और अगर कोई दूर लोकेशन पे हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, सीमेंट हमको महंगा मिलेगा। तो अगर हम एज अ परचेजर बात करें, एक जगह हमको सीमेंट मिल रहा है बहुत सस्ता और दूसरी जगह महंगा मिल रहा है, तो क्या ये दोनों सेम मार्केट में आते हैं, नहीं आएंगे। ठीक है, पर अगर सीमेंट के दो मार्केट्स हैं और इंटरचेंजेबली हम उनको यूज कर सकते हैं, वो ज्योग्राफिक मार्केट जो है वहाँ की जैसी कंडीशंस हैं, कंडीशन ऑफ कंपटीशन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वहाँ की जैसी हैं, वैसी ही सिमिलर एक और मार्केट की भी हैं, तो ये दोनों मार्केट एक ही रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट में आएंगे, मतलब उनकी कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए। मान लो जैसे एक ये पर्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ पे कोई भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ प्राइस में, स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस हुआ, तो क्या किया, हम दूसरी लोकेशन पे चले गए, दूसरी लोकेशन पे हमने जाके गुड्स परचेज कर लिए। एक कोई ज्योग्राफिक लोकेशन थी, एक पर्टिकुलर लोकेशन में एक स्लाइट प्राइस इंक्रीज हुआ विच इज अगेन नॉन ट्रांजिटरी, मतलब चेंज होने वाला नहीं है, कंसिस्टेंट है। जैसे हमने प्रोडक्ट मार्केट में पढ़ा था कि बटर का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो इट इज कंसिस्टेंट, और बटर का प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमने क्या ले लिया, मार्गरीन ले लिया। ठीक है, तो बटर एंड मार्गरीन आर इंटरचेंजेबल। वैसे यहाँ पे भी मार्केट, अगर ज्योग्राफिक मार्केट की बात करें तो एक पर्टिकुलर मार्केट में अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम उस मार्केट से निकल के दूसरे मार्केट में जाके गुड्स खरीद ले रहे हैं, तो ये दोनों मार्केट क्या है, एक ही को कंप्राइज करते हैं, बिकॉज दे आर इंटरचेंजेबल। इनकी कंडीशंस क्या थी, सेम थी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। और अब बात करते हैं रेलेवेंट मार्केट की। रेलेवेंट मार्केट क्या होगा, रेलेवेंट मार्केट जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन करती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे डिटरमाइन करती है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस या क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ गिवन ज्योग्राफिक एरिया वो निकालती है। हमारे लिए सिंपल इतना ही जानना काफी है, मार्केट which may be determined
by the Competition Commission of India with reference to both the markets. ये सब कुछ समझ नहीं आया ना? रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, रेलिवेंट मार्केट, इन सब की ज़रूरत क्या है? क्यों मार्केट इतना ज़्यादा? हमने पढ़ा है कि इन प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना कॉम्पिटिशन एक्ट का काम है, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रैक्टिसेस एडवर्स इफेक्ट ला रही हैं? कहीं तो कुछ तो बनाना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे आगे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। एंटी कॉम्पिटिटिव जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, पता चल रहा है ना, जो कॉम्पिटिशन के एंटी हो, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। तो अगर हम बात करते हैं मार्केट प्लेयर्स की, जो हमारे मार्केट प्लेयर्स थे, स्टार्टिंग में बात की थी ना, इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन मार्केट प्लेयर्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। इन मार्केट प्लेयर्स को एक प्रॉपर कंडक्ट मेंटेन करना पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि इनको ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी है जो कि एडवर्स इफेक्ट लाए कंपटीशन पे, क्योंकि ये अनफेयर होगा। और इसी को चेक करने के लिए कंपटीशन एक्ट बनाई गई है, इसी पे चेक रखने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई है। तो इन मार्केट प्लेयर्स के कोड को एनालाइज करने के लिए, इनके कोड ऑफ कंडक्ट को एनालाइज करने के लिए कि वेदर, अगर मान लो इन्होंने कोई भी ऐसा काम किया, ये एंटी कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, ये ऐसी प्रैक्टिस है या नहीं है जो कि एडवर्स इफेक्ट लाती है कंपटीशन पे, ये डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मार्केट को क्लासिफाई करना पड़ता है। क्यों? अगर मान लो इन्होंने कोई भी किया, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस की जो हमें लगता है कि एडवर्स इफेक्ट ला रही है, पर एट अ लार्ज स्केल हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? इतना बड़ा सा मार्केट है, कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट के कंपटीशन को वो इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर हम छोटे छोटे क्लासिफिकेशंस करेंगे कि इस पर्टिकुलर मार्केट में इसका इफेक्ट ये आया, इस पर्टिकुलर रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट में इसने देखो क्या किया, लिमिट कर दिया या कंट्रोल कर दिया प्रोडक्शन को, तो इस मार्केट से ये प्रोडक्ट ही गायब हो गया, आ ही नहीं रहा। तो हम जज कर पाएंगे कि वेदर इट इज हैविंग एन appreciable adverse effect on competition or not. तो ऐसी सिचुएशन में CCI, that is Competition Commission of India, डिसाइड करता है with reference to both these markets कि क्या relevant market है, जिसके बेस पे डिसाइड करना है कि ये मार्केट प्लेयर का जो कंडक्ट है ये ठीक है कि नहीं है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव तो नहीं है। तो उसको डिसाइड करने के लिए ये मार्केट्स को समझना जरूरी है हमारे लिए। रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट हो या रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट हो, इन बोथ द केसेस अगर इंटरचेंजेबल है या सब्स्टिट्यूटेबल है तो वो एक ही मार्केट का हिस्सा होगा। अगर नहीं है, उनकी कंडीशंस डिफर कर रही हैं, वो प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए जा सकते एक दूसरे की जगह, तो वो सेम मार्केट का हिस्सा नहीं होगा।